हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ का एप्लीकेशन। कैसे हम लोग गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट चैप्टर। तो गॉस लॉ से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है कि प्लेन एंगल जैसे और सॉलिड एंगल क्या होते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ प्लेन एंगल। तो अभी तक बच्चों ने आपने जो भी एंगल आपको मैथ्स में बताया जाता था 6, 7 से 8 से जो बेसिक मैथ्स में पढ़ते थे, वो अभी आपने प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल कैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। प्लेन एंगल सपोज करो यहाँ पे एक हमने हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइन खींच दी, एक ही प्लेन में एक दूसरी लाइन खींच दी। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन जो एक दूसरे से इंक्लिनेशन शो कर रही हैं, इसी को हम प्लेन एंगल बोलते हैं। अब इसको इस तरह से और थोड़ा समझा जा सकता है। मान लिया हमने इसका रेडियस r लिया था और ये आर्क लेंथ थी, ठीक है बच्चों। अब अगर इसमें थीटा इसका हमने मेजर कर लिया, थीटा की वैल्यू जो भी है। अब आर सपोज आर को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया आर, और फिर इसको रोटेट कर दिया आर को। अब आप यहाँ पे देखें, ये आर्क लेंथ पहले जो थी ये अब दूसरी जो चेंज हो गई। अब इन दोनों में चेंज आ गया। और रेडियस भी हमने यहाँ से ये इस रेडियस से हमने रेडियस को बढ़ाया था। तो यहाँ पे एक हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो आर्क लेंथ है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मींस आर्क लेंथ एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। आप रेडियस बढ़ाते जाओगे, रेडियस इंक्रीज करोगे, आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। दैट इज द रेडियस हियर यू कैन से आर्क लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो आर्क लेंथ दैट इज डी एल, हमने स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लिया तो डी एल से, अदरवाइज आप एल से भी शो कर सकते हो। आप साथ में बच्चों इसके क्लास नोट्स भी बनाते चलना है आपको, जिससे आपको बाद में दिक्कत ना हो। आप रिवाइज कर सकते हैं इसे। क्लास नोट बहुत ज़रूरी होता है आपको। अब हमारा हर एक वीडियो लेक्चर आप देखेंगे तो हमने सीरियल वाइज फर्स्ट, फिजिक्स, सेकंड, इस तरह से हमने ऑर्डर में रखा है। तो आप जहाँ पे फिनिश होता है नेक्स्ट वीडियो आप अपना क्लास नोट्स कैरी ऑन कर सकते हैं। तो ये हमारा 4th वीडियो लेक्चर है। 3 हमने अपलोड कर दिया है, तो 1, 2, 3 ऐसे हमने उसकी नेमिंग कर रखी है। तो ये 4th होगा। तो बच्चे उसके आगे आपको यहाँ पे क्लास नोट में प्लेन एंगल लिखना है। प्लेन एंगल यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखा हमने आर्क लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो आर्क लेंथ डी एल इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू आर। यहाँ पे सी जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। सी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। दैट इज ये कहाँ ये हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया था तब आया था। तो और अब इसको आर को अगर डिनोमिनेटर में ले आए एल एच एस के, डी एल अपॉन आर इज कॉन्स्टेंट। मीन्स ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज द डी थीटा और थीटा, दैट इज नोन एज प्लेन एंगल। इसी को हम लोग प्लेन एंगल बोलते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, राइट। आगे देखते हैं फिर। इसमें है सॉलिड एंगल्स। सेकेंड वन इज द सॉलिड एंगल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सॉलिड एंगल को बेसिकली हम 3D में मेजर करते हैं। अभी हम प्लेन एंगल एक प्लेन में मेजर करते हैं या 2 डायमेंशनल बॉडी में मेजर करते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में मेजर करते हैं। बट सॉलिड एंगल 3D ऑब्जेक्ट जब किसी पॉइंट के अबाउट एंगल बनाएगा तो उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसमें भी उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे एक एलिमेंटल एरिया लिया, वो कहीं किसी पॉइंट के अबाउट ये एंगल हमें मेजर करना है। इसमें आप फिगर में देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमने इतना एरिया कंसीडर किया हुआ है, ये इस पॉइंट के अबाउट ये एंगल सबटेंड कर रहा है। अब इसमें अगर जैसे रेडियस बढ़ाते जाते हैं, इसका भी रेडियस यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, ये एरिया बढ़ता जाएगा, बट उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में, रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में। मीन्स यहाँ पे डी एस दैट इज एलिमेंटल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो अब इसको डी एस अगर यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हटा के देखें हम लोग, तो फिर इसमें भी क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा। उसी कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल
इसको ओमेगा से शो करेंगे, या डी ओमेगा इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स ओमेगा इक्वल टू आप बोल सकते हो एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल होता है बच्चों यहाँ पे। तो ये सॉलिड एंगल का आपको कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों को, प्लेन एंगल का हम लोग यूनिट पता है, प्लेन एंगल का हम लोग क्या पढ़ते थे, रेडियन। यहाँ पे इसका जो एंगल होगा स्टेरेडियन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने फंडामेंटल यूनिट्स में भी पढ़ा होगा। सब जो हमारी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़ी थी वो हमको रेडियन एंड स्टेरेडियन। एक्चुअली जब हम लोग को पढ़ते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट, इसको बाद में डेराइव किया गया था, बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था कि इसको भी फंडामेंटल यूनिट की ज़रूरत है। इसको एंगल को एंगल मेजर करने के लिए बिना यूनिट के हम एंगल को नहीं डिनोट कर सकते कहीं, तब ये इसको भी फंडामेंटल यूनिट में जोड़ा गया 2 एडिशनल यूनिट के नाम से, इसलिए इसको हम लोग सप्लीमेंट्री बोल देते हैं, 2 एडिशनल यहाँ पे। नाउ कोई भी बॉडी मैक्सिमम कितना एंगल सबटेंड कर सकती है। जैसे हम लोग ने पढ़ा है प्लेन एंगल में तो कितना मैक्सिमम सबटेंड करता है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो। प्लेन एंगल में अगर इसको हम पूरा घुमा दे तो ये मैक्सिमम कितना सबटेंड करता है, 360 मैक्सिमम प्लेन एंगल सबटेंड करता है, मींस 2 पाई। मैक्सिमम कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेन एंगल में कितना एंगल सबटेंड कर सकता है किसी पॉइंट के अबाउट, ये 360। अब यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं ये कितना एंगल सबटेंड करेगा। इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, एक रेडियस ले लिया, रेडियस आर का एक एरिया ले लिया, फिर उसको क्या करते हैं, ये पहले हम लोग प्लेन एंगल का देख रहे हैं। यहाँ पे प्लेन एंगल का आप मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड बाय द प्लेन एंगल डी एल अपॉन आर डी थीटा। ये अभी हमने पढ़ा डेफिनेशन, तो डी थीटा को यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, डी एल अपॉन आर को, आर रेडियस तो कांस्टेंट, डी एल एक रोटेशन मान लिया, इस लाइन को एक बार रोटेट कर दिया तो कितना लेंथ कवर करेगा, 2 पाई आर इसका सरकमफ्रेंस। तो 2 पाई डी एल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, इंटीग्रल ऑफ डी एल को 2 पाई आर, आर आर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मैक्सिमम 2 पाई आर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई आर आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2 पाई, मीन्स ये मैक्सिमम एंगल जो सबटेंड कर सकता है दैट इज़ 2 पाई। ये प्लेन एंगल केस में दैट इज़ 360 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती कोई बॉडी। नाउ यू कैन सी नेक्स्ट मैक्सिमम एंगल सबटेंडेड बाई अ सॉलिड एंगल। इसमें भी ओमेगा इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर, जो अभी डेफिनेशन पढ़ी हमने सॉलिड एंगल, 1 अपॉन आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। अगर स्फीयर लिया है एक, हमें स्फीयर मीन्स उसको चारों तरफ रोटेट किया उस सरफेस एरिया को, तो मैक्सिमम कितना एरिया कवर कर सकता है सरफेस एरिया, दैट इज स्फीयर का कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन। ओके बच्चों, यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा भी बेसिक कॉन्सेप्ट रहती थी प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उनकी यूनिट क्या होती है, रेडियन एंड स्टेरेडियन यूनिट होती है, सॉलिड प्लेन एंड सॉलिड एंगल रेस्पेक्टिवली। नाउ न्यू थिंग इज हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, फिर गॉस लॉ समझेंगे क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर, दैट इज हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है, आप नोट कर सकते हो साथ में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द कंपोनेंट ऑफ सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसके परपेंडिकुलर सरफेस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी उसी का मेजर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू द एरिया कंपोनेंट विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर कितनी, यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसके परपेंडिकुलरली कितना यहाँ पे फील्ड लाइंस जा रही, इन्हीं का मेजरमेंट देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस यहाँ पे ज़्यादा होंगी उतना फ्लक्स ज़्यादा होगा, कम होगी तो फ्लक्स कम होगा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, अब इसका एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ सरफेस एरिया इज प्लेन सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स
phi equal to that is dot product of the electric field vector and area vector. It is a dot product of electric field vector and area vector. यहाँ पे ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। और इसको डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा है, डॉट प्रोडक्ट में क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फाई इक्वल टू ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर एस दैट इज एरिया वेक्टर, और इसको ई एस कॉस थीटा, जैसे आपने ए डॉट बी वेक्टर को क्या लिखते थे, ए बी कॉस थीटा आपने पढ़ा है, ए बी कॉस थीटा 11th में अपने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा था, ए बी कॉस थीटा। उसी तरीके से इसको जब हम डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ई एस कॉस थीटा आ जाएगा। आप इसको और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हो, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ कॉस कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर का कॉस कंपोनेंट का ये प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन होता है। कई तरीके से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, कोई ज़रूरी नहीं जो ऐसे हमने डिफ़ाइन किया, आपके रेफरेंस बुक में अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया, आप उसको भी समझ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जो कि हमें समझना है, दैट इज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। बच्चों यहाँ पे ये चीज़ नोट करना जो बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाता है वेदर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या स्केलर होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बच्चे जनरली यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कि इसको इस वेक्टर बता देते हैं, बट ये स्केलर प्रोडक्ट स्केलर ये क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है। और ये फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का